हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियाज 103 के बारे में, विच इज़ बिजनेस कॉम्बिनेशन, अजय सर के नोट से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट आउट। मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशन अकर व्हेन अ कंपनी एक्वायर कंट्रोल ओवर बिजनेस ऑफ अदर कंपनी। जब बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब ये होता है कि जब आप क्या करते हो, दूसरी कंपनी के बिजनेस को एक्वायर करते हो। ठीक है, उस पर कंट्रोल आपका होता है, तो उसको कहते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। और उस पर कौन सा इंडिया से एप्लीकेबल होता है, 103 पे। ठीक है, बिजनेस मीन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटी हैविंग फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स। ठीक है, ये होता है बिजनेस, मतलब है ये सारी एक्टिविटीज, जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज है वही है बिजनेस। सबसे पहले इनपुट, इट मीन्स रिसोर्सेज एसेट्स एक्वायर्ड टू जनरेट आउटपुट। ठीक है, तो मान लीजिए कोई शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो शू मैन्युफैक्चरिंग का इनपुट क्या होगा, सारे उसके रॉ मटेरियल, सारी उसकी मशीन्स। ठीक है, ये उसका इनपुट होगा, जो कि उसके मशीन्स जो कि उसके शूज़ बनाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं शूज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, अब शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्या है, मशीन्स वगैरह सब आपने। ठीक है, अब बिजनेस कॉम्बिनेशन में आप क्या करते हो, ये एक्वायर कर लेते हो, उसकी मशीन्स, उसकी जो भी इंटेंजिबल एंड से मैन पावर है, वो सब कुछ, वो सारे इनपुट हो गया। और दूसरा क्या, प्रोसेस। भाई कौन सा प्रोसेस यूज़ करता है ये जूते बनाने में, है ना, कौन सी टेक्निक यूज़ करता है, कौन सा प्रोसेस यूज़ करता है, तो वो प्रोसेस भी आपके हो जाता है। ठीक है, आप ये भी एक्वायर कर लेते हो, प्रोडक्शन प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस। उसके बाद आता है आउटपुट, एबिलिटी टू जनरेट आउटपुट बाय यूजिंग इनपुट एंड प्रोसेस। इनपुट और प्रोसेस यूज करके, ठीक है, आउटपुट जनने की एबिलिटी भी आप एक्वायर कर लेते हो। इवन दो कोई मान लो अब शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अभी उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन मतलब अल्टीमेटली आउटपुट जनरेट नहीं किया है। ठीक है, आउटपुट रेवेन्यू जनरेट नहीं की है, तो लेकिन एबिलिटी तो है, शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की एबिलिटी तो है ना, तो एबिलिटी भी होना अपने आप में आउटपुट कहलाता है। ठीक है, तो उस केस में इनपुट प्रोसेस आउटपुट तीनों चीज़ें हम बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर कर लेते हैं। जब तीनों चीज़ें एक्वायर कर लेते हैं, उसका मतलब होगा कि हमारा दूसरी कंपनी पे कंट्रोल आ गया, दूसरी कंपनी पे कंट्रोल आ गया। ठीक है, कंट्रोल ओवर बिजनेस ऑफ अदर एंटिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्वायरिंग नेट एसेट्स ऑफ द। दो तरीके से हम लोग बिजनेस को ऑब्टेन कर सकते हैं। एक तो है सबसे पहला आपका हम दो तरीके से एक्वायर कर सकते हैं बिजनेस को। एक तो है आपका नेट एसेट्स, जब दूसरों की कंपनी की नेट एसेट ले लो। दूसरा है हमारा इक्विटी शेयर्स ले लो कंपनी का। ठीक है, जनरली प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो एक्वायर होता है वो अगर आपका दूसरी कंपनी के, मतलब जैसे मान लो रिलायंस कंपनी है। ठीक है, जैसे मान लो रिलायंस कंपनी है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, मैं 50% इसकी शेयर्स की 50% एक्वायर कर लूँ, मोर देन 50%। ठीक है, या फिर मैं उसके नेट एसेट्स ले लूँ। तो जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में शेयर्स ही एक्वायर होते हैं, नेट एसेट्स नहीं होती एक्वायर। क्यों? क्योंकि नेट एसेट्स अगर एक्वायर कर ले तो बिजनेस रन कैसे करेगा। ठीक है, तो इसलिए जनरली केस में जो मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं, बहुत रेयरली नेट एसेट्स कंपनी की एक्वायर की जाती है। वो जनरली तब होता है जब अभी कंपनी बैंकरप्सी हो, जैसे आपकी अनिल अंबानी की कंपनी है ना, आपकी अनिल अंबानी की कंपनी। ओके, तो बाय एक्वायरिंग नेट एसेट ऑफ द कंपनी, इस केस में बीसी के बाद, बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाद सामने वाली कंपनी बंद हो जाती है। ठीक है, अब भाई आपने नेट एसेट्स ले लिया उस कंपनी के, तो बचा ही क्या। ठीक है, तो वो कंपनी बंद हो जाती है। वो अपनी कंपनी नेट एसेट्स बेचकर, मान लीजिए शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मुझे कोई पसंद आ गई, तो मैंने उसके नेट एसेट्स ही ले लिए। वो नेट एसेट्स कब देगी, जब शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से चल नहीं रही है। वो कह रही है एसेट्स बचे तो एसेट्स ले लो, और जो बचा है वो मुझे देकर मुझे पैसे दे दो, नेट एसेट्स ले लो अल्टीमेटली। सो इन दिस केस एक्वायर कंपनी विल अकाउंट फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन इन एसएफएस ओनली। तो उस केस में क्या बनेगी, केवल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। एसएफएस मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओनली एज पर इंडियाज 103। ओके, सो नो नीड टू प्रिपेयर, यहाँ पे सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं होती, और यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती है आपको। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जब आप इक्विटी शेयर्स एक्वायर कर लेते हो, जब आप इक्विटी शेयर्स, तो जब आप मेकिंग अदर कंपनी है सर सबसी, तो क्या बन जाते हो आप बन जाते हो उसकी पेरेंट, और वो बन जाती है आपकी सब्सिडरी। ठीक है, तो इस केस में बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाद भी सामने वाली कंपनी एज इट इज चलती रहती है। इन दिस केस एक्वायर कंपनी हैज टू प्रिपेयर टू टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दो टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, एक होता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा होता है आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिया 27 के अंदर बनता है, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है आपका ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब डे 1 पे जो अप्लाई होगा वो होगा आपका इंडियाज 103।
तो एक्वायर कंपनी जो आपका CFS बनाएगी वो एज पर IND AS 103 बनाएगी। और जो आपका बात का है, मतलब हर साल बैलेंस शीट के हर साल बैलेंस शीट पे बनाएगी और CFS बनाएगी, लेकिन वो बनाएगी आपका एज पर IND AS 110। 110 जो होता है वो आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है, डेडिकेटेड IND AS है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन डे 1 पे IND AS 103 फॉलो किया जाएगा। उसके बाद IND AS 103 फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर बैलेंस शीट की डेट पर आपका IND AS 110 एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। और हाँ, SFS के केस में IND AS 27 अप्लाई होगा। सो या एक्वायर कंपनी जो होगी, एक्वायर कंपनी को हम परचेज कंपनी बोलते हैं। एक्वायर मतलब जो एक्वायर कर रही है कंपनी को, ठीक है। जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर रिलायंस के शेयर्स ले रही हूँ, 50% से ज़्यादा उसका स्टेक ले रही हूँ, तो मैं क्या हो गई, एक्वायरर हो गई। और रिलायंस कंपनी क्या हो गई, सेलिंग कंपनी हो गई, मतलब एक्वायरी कंपनी हो गई, ठीक है, जिसको एक्वायर किया जा रहा है, ठीक है। ओके, अब हम उस पर आ जाते हैं, अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एक्विजिशन मेथड पे, ठीक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन केस में एक्विजिशन मेथड अप्लाई होता है, विच इज आल्सो कॉल्ड परचेज मेथड। Okay, acquisition method is also called purchase method. IND AS 103 provide accounting for business combination in consolidated financial statement of acquired company on the date of acquisition using following step. Okay, ये following steps हैं। इस steps में हमारा जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग हो जाती है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो सिर्फ ये बात करता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं करता। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो बात करता है वो IND AS 27 है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द एक्वायरर कंपनी। ये कौन सी भाई, क्योंकि ये हमेशा एक्वायरर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करता है, ये एक्वायरी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात नहीं करता है IND AS। क्योंकि बिजनेस कौन ले रहा है, बिजनेस कौन परचेज कर रहा है, एक्वायरर कंपनी कर रही है, ठीक है। और लेकिन एक्वायरी के केस में करता क्यों नहीं है, इसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि भाई आप ये समझो कि कल को मैंने रिलायंस कंपनी के नेट एसेट्स ले ली, मान लो अनिल अंबानी की रिलायंस थी, रिलायंस लिमिटेड, मैंने उसकी नेट एसेट्स ले ली, कंपनी बंद हो गई तो क्या अकाउंटिंग करेगी। दूसरा केस है इक्विटी शेयर्स का। भाई इक्विटी शेयर्स तो मैंने सेकेंडरी मार्केट से लिए, उसने पर्टिकुलरली इशू तो ना किए हैं, मैं तो सेकेंडरी मार्केट से 50% ज़्यादा स्टेक ले लिया, तो सेकेंडरी मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है रिलायंस का। कल को मैंने अगर रिलायंस के शेयर खरीद लिए 50% ज़्यादा का स्टेक सेकेंडरी मार्केट से, तो सेकेंडरी मार्केट में तो ट्रेड होते रहते हैं बायर और सेलर के बीच में, उससे रिलायंस का क्या लेना देना। इक्विटी शेयर कैपिटल तो उसकी पहले भी खड़ी थी, अभी भी खड़ी है, बस हैंड से तो चेंज हुए हैं, ठीक है, बायर ही तो चेंज हुए हैं, सेलर ही तो चेंज हुआ है। तो इसलिए एक्वायरी कंपनी को कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो यस, identify the acquirer company. Acquirer company is a company who obtain the control of the business over the business of acquiring company. Generally the company who pays the purchase condition except in case of reverse acquisition, ठीक है। जनरली वही कंपनी होती है जो कि परचेज कंडीशन को पे करती है। ये वही परचेज कंडीशन है। एक होता है इसका AS 14 अमेलगमेशन मेथड होता है, ठीक है। तो वो जनरली नेट एसेट्स की बात करता है अमेलगमेशन वाला, लेकिन ये बात करता है आपका नेट एसेट्स की बात नहीं करता है, इक्विटी शेयर्स की बात करता है, ठीक है। ये है स्टेप 2 में डिटरमिनिंग डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। अब क्या है फ्रेंड्स कि भाई आप एंट्री करोगे तो कब करोगे, किस डेट पर करोगे। तो जो एक्विजिशन डेट है, जब आपने परचेज की है, ठीक है, जब आपने इक्विटी शेयर स्टेक लिया है जिस दिन, वो दिन की डेट ऑफ एक्विजिशन होगी, उसी दिन की आपकी अकाउंटिंग एंट्री बनेगी। जो भी आपने एसेट्स एक्वायर किए हैं उसकी, जो भी आपने अपना जो दिया है, आपने कैश दिया है, इक्विटी शेयर दिया है, डिबेंचर्स दिया है, वो टू होता जाएगा। तो डेट ऑफ एक्विजिशन किस दिन होगी, ये वो आपके वो वाला दिन होगा जब आपने उस कंपनी को एक्वायर किया, जब आपने 50% से ज़्यादा का स्टेक एक्वायर किया बेसिकली। सो डेट ऑन विच एक्वायर कंपनी ऑब्टेन द कंट्रोल ऑफ एक्वायरी कंपनी, एग्री डेट ऑफ कंट्रोल। इफ एनी अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, देन डेट ऑफ अप्रूवल बाय गवर्नमेंट विल बी कंसीडर्ड एक्विजिशन। अगर कोई अप्रूवल ज़रूरी है गवर्नमेंट से, तो वो जो गवर्नमेंट की अप्रूवल वाली डेट है वो एक्विजिशन डेट मानी जाएगी। डिटरमिन द परचेज कंसिडरेशन, पीसी अमाउंट पेड टू ओनर ऑफ एक्वायरी कंपनी टू ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ हिज बिजनेस। पीसी मतलब क्या है, पीसी कंडीशन, ठीक है। पीसी मतलब क्या है कि जो आप एक्वायरी कंपनी के ओनर को पैसा दे रहे हो मीन्स को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने रिलायंस का मान लीजिए रिलायंस का शेयर्स ले रही हूँ, ठीक है। तो मतलब चलती फिरती कंपनी होगी, तो मान लीजिए वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर ले रही हूँ जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है। तो मैं उसको क्या दे रही हूँ, मैं उसको जो भी पैसा दूंगी, चाहे वो आपका कैश में हो या नॉन कैश में हो, जो भी दूंगी, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका परचेज कंसिडरेशन। PC is calculated on acquisition date or fair value as follows: cash paid
ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ एनी एसेट ट्रांसफर, कोई एसेट ट्रांसफर किए तो उसकी फेयर वैल्यू आ जाएगी। इंडेस आपका, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, और जनरली इंडेस जो बात करता है वो फेयर वैल्यू की ही बात करता है। वो फेयर वैल्यू मतलब वो सब्सटेंस पे जाता है, वो कभी भी कॉस्ट की बात नहीं करता। बहुत ही कम सिचुएशन है जहाँ पे वो कॉस्ट की बात करता है, जनरली फेयर वैल्यू की बात करता है। क्यों करता है? क्योंकि भाई फेयर वैल्यू किसी भी एसेट्स की वही तो होगी जो हमें बेच के रियलाइज़ हो जाएगी। मान लीजिए आज कोई भी एसेट्स मेरी बैलेंस शीट पे खड़ी है, तो मुझे उस एसेट्स को फेयर वैल्यू मतलब है कि जितना मुझे उस इकोनॉमिक बेनिफिट मिल जाएगा, उससे जितना मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, क्या आज उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितना कितना लगभग मुझे बेनिफिट मिल जाएगा उस एसेट्स को, या तो उसको बेच के या फिर उससे इकोनॉमिक बेनिफिट लेके। ठीक है, तो इसलिए वो फेयर वैल्यू की बात करता है, कॉस्ट की बात नहीं करता है। तो फेयर वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स ट्रांसफर्ड, कोई एसेट्स ट्रांसफर किए, एसेट्स वगैरह जो भी है। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशूड, कोई अगर इक्विटी शेयर दे दिए। फेयर वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशूड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ कंटिजेंट कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ ESOP रिलेटिंग टू प्री कंबाइंड पीरियड इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट अवार्ड। तो ये सब आ जाएंगे, इससे हमारा परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। डेफर्ड कंसिडरेशन क्या होती है अभी नीचे पढ़ेंगे हम, कंटिजेंट कंसिडरेशन भी पढ़ेंगे और ESOP भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो डेफर्ड कंसिडरेशन में क्या होगा फ्रेंड्स? डेफर्ड कंसिडरेशन मान लीजिए कि मैं उस कंपनी से कह रही हूँ, मैं अंबानी से कह रही हूँ, भाई सुनो कि मैंने तुम्हें एसेट दे दी, मैंने तुम्हें इक्विटी शेयर दे दिया, अभी मैंने तुम्हें डिबेंचर दे दिया, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं इतने, तो मेरे पास, ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल में पैसे दे दूँगा, 1 साल में पैसे दे दूँगा। ठीक है, तो अब 1 साल में पैसे दे देगा। ठीक है, उसको मान लीजिए कि 10 लाख का तय हुआ कि 10 लाख का पैसे देने हैं, लेकिन अल्टीमेटली अभी तो मेरे को 10 लाख देने हैं। अंबानी ने बोला कि अभी तेरे को 10 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, मेरे को कैश चाहिए, है ना, मेरे को कैश चाहिए, तो तेरे को 10 लाख रुपए मेरे को देने हैं। अंबानी बोल रहा है कि अंबानी को चाहिए 10 लाख रुपए, लेकिन तू मुझे 1 साल बाद देगा तो इंटरेस्ट भी तो देगा भाई। आज तू मुझे पैसे दे रहा होता 10 लाख रुपए, तो मैं वो इन्वेस्ट करता, मेरे को 10% का इंटरेस्ट मिल जाता, 11 लाख रुपए हो जाते मेरे, है ना। लेकिन तू मेरे को अभी नहीं 1 साल बाद देगा, तो तू मुझे 10 लाख थोड़ा देगा, मेरे को तो 11 लाख रुपए देगा, है ना। तो इसलिए लिखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन, उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट हटा के जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये है आपका ट्रीटमेंट ऑफ कंसिडरेशन। इनिशियली प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर से पार्ट ऑफ पीसी, फिर इसमें क्या होगा, आप उसको अनवाइंड करोगे तो उसमें इंटरेस्ट ऐड करते जाओगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से। ठीक है, तो एट ईच ईयर एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, ठीक है, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे ये कैलकुलेट होगा। डेफर्ड कंसिडरेशन क्या होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है टू पे कैश, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी माना जाएगा, और फाइनेंशियल लायबिलिटी होल्ड टिल मैच्योरिटी वाला टेस्ट है, होल्ड टिल मैच्योरिटी है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, हम इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिर आता है हमारा कंटिजेंट कंसिडरेशन। कंटिजेंट कंसिडरेशन मान लीजिए कंडीशन होती है कि अगर रिलायंस, ठीक है, अगर रिलायंस 1 साल के अंदर अंदर मुझे इतना प्रॉफिट दे देती है, अगर रिलायंस मान लीजिए 10 करोड़ 100 करोड़ का प्रॉफिट अचीव कर लेती है रिलायंस, तो फिर मैं उसको और भी पैसे दे दूंगा। ठीक है, अगर 100 करोड़ का अचीव करती है तो मैं उसको 1 करोड़ रुपये और दूंगा। अंबानी से बोल रहे हैं भाई, अगर तुम 1 साल के अंदर अंदर 100 करोड़ रुपये अचीव कर लेते हो टर्नओवर, ठीक है, 100 करोड़ अचीव कर लेते हो, तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपये और दूंगा। तो भाई वो कंडीशन पर डिपेंड है ना, इसलिए कंटिजेंट कंसिडरेशन है। ठीक है, इसलिए कंटिजेंट कंसिडरेशन है। फेयर वैल्यू ऑफ ESOP रिलेटिंग टू प्री कॉम्बिनेशन पीरियड इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट अवार्ड। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम नीचे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो 1 मिनट ESOP के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, इसका एग्जाम्पल भी है नीचे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इन पॉइंट्स के एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं क्लियरिटी के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन तो बता ही दिया था। सो ए लिमिटेड एक्वायर बी लिमिटेड बाय पेइंग पीसी ऑफ 50 lakhs इन कैश एंड विल आल्सो पे 10 lakhs आफ्टर 2 years। डिस्काउंटिंग रेट 10% है एंड PVF 10% फॉर 2 year 0.8626 हो रहा है। ठीक है, तो भाई हम क्या कर रहे हैं, हम एक्वायर कर रहे हैं बी लिमिटेड को। ठीक है, हम कह रहे हैं भाई 50 लाख तो देंगे, तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे 2 साल के बाद। ठीक है, 10 लाख रुपए देंगे, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली 2 साल वाली PVF क्या है, 2 साल वाली PVF क्या है आपकी 0.8264, तो यही होगी। तो PC कितनी हो जाएगी टोटल 50 प्लस, ठीक है, 8.264, तो 58.264 आपका ये हो जाएगा आंसर। ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ PV ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन क्या बनेगी, हमें ना इसकी टेबल भी बनानी पड़ेगी एक्चुअली डेफर्ड कंसिडरेशन की। इस पर ना अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगी,
और उसका ओपनिंग बैलेंस इतना हो जाएगा, इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 10%, फिर क्लोजिंग बैलेंस एक्चुअल पेमेंट आ जाएगा, फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ये पूरे 5 आपकी 5 कॉलम की टेबल बनेगी, ठीक है। तो उस पर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू ये प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ पीवी डेफर्ड कंसेशन, कैश फ्लो आ गया, ये आ गया, ये आ गया। फिर कैलकुलेशन टोटल पीसी पीएच प्लस पीवी ऑफ डेफर्ड कंसेशन 15,26,400 हो गया। फिर अमोर्टाइजेशन टेबल बन गई इसकी, अमोर्टाइजेशन टेबल बन गई, ओपनिंग बैलेंस हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, एक्चुअल पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। फिर ये हो गया 9,09,000, फिर इस पर इंटरेस्ट चढ़ गया और एक्चुअल पेमेंट हो गया। तो ये खत्म हो गया अमोर्टाइजेशन टेबल, ठीक है। अब जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री ये होगी कि भाई एसेट्स डेबिट हो जाएंगी, लाइबिलिटी मतलब अगर मुझे कोई एसेट्स मिल रही है तो, और मेरी लाइबिलिटी को जा रही है तो, और टू कैश जो मुझे देना पड़ा है 50 लाख, टू प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसेशन 8,26,400, ठीक है। ये मोटाइज होगा। फर्स्ट ईयर एंड में क्या होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसेशन 82,640। फिर सेकंड ईयर में भी इंटरेस्ट एक्सपेंस अनवाइंड हो रहा है, सो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसेशन 90,960, और फिर प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसेशन डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके गाइस, अब ये आ गया कंटिजेंट कंसेशन में, जो मैंने आपको बताया था ना कि भाई अगर अंबानी से मैं बोल रही हूँ कि अगर आप 100 करोड़, ठीक है, 31/3/2026 तक अचीव कर लोगे 100 करोड़ का टर्नओवर, ठीक है, ये मान लें 100 करोड़ का प्रॉफिट, 100 करोड़ का प्रॉफिट आप अचीव कर लोगे। मुझे तो मेनली प्रॉफिट से लेना देना है भाई, तभी तो खरीद रही हूँ उसको। अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट अचीव होगा 31 मार्च तक, तो मैं आपको 1 करोड़ रुपये और दूंगा। तो ये क्या होगी? कंटिजेंट, जो कि कंडीशन पर डिपेंड है। तो इनिशियली क्या होगा? फेयर वैल्यू होगा, गिवन द क्वेश्चन कंसेशन अ पार्ट ऑफ पीसी। एट द ईच ईयर में क्या होगा? फेयर वैल्यू पे होगा। फेयर वैल्यू मतलब पीवी। सो इट इज़ जनरली इसका क्या होगा? क्योंकि प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी जैसे कंटिजेंट होती है कोई भी सिचुएशन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, 80% है, 90% है, तो उस हिसाब से हमें कैलकुलेट किया जाता है। तो इसलिए इसकी फेयर वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दी हुई होगी, तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं, हमें खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो इफ इट इज़ पेबल इन कैश और वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बी इशूड। अगर आपको आपने बोला है कि भाई हम तुम्हें कैश देंगे, वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देंगे, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी एफवीटीपीएल पे, क्योंकि हमने देखा था फाइनेंशियल एफवीटीपीएल पे आपकी 3 चीज़ें आती हैं। 2 चीज़ें तुमने वहाँ पे पढ़ ली थी कि एक तो आता है आपका डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमारे लिए पोटेंशियली फेवरेबल है, सॉरी हमारी पोटेंशियली अनफेवरेबल है। एक होती है आपकी फाइनेंशियल गारंटी आ जाती है, अगर हम दे रहे हैं तो वो भी एफवीटीपीएल पे आती है। ओके, एक आपका इक्विटी शेयर्स आता है, ये एफवीटीपीएल पे आता है, ठीक है। और एक आपका ये आता है वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि कंटिजेंट है ना, तो ये भी एफवीटीपीएल पे आता है, ये भी आपकी एफवीटीपीएल पे आता है, कंटिजेंट कंसिडरेशन वाला अमाउंट। ये 3 चीज़ें हो गई मेनली, ये 3 चीज़ें आती हैं, ये नहीं आती। एक मिनट, सॉरी, ओके। सो ये हो गया फाइनेंशियल लायबिलिटी एफवीटीपीएल। तो इफ इट इज पेबल इन कैश और वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो आ जाएगा। और अगर हम फिक्स नंबर दे रहे हैं तो वो इक्विटी शेयर्स पे, ऐसे जैसे कि हमने इंडियस 109 में पढ़ा हुआ है कि अगर हम फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स देते हैं तो वो क्या माना जाता है? अदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो फिर हम फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स देने के लिए तैयार हैं तुम्हें। अंबानी से मैं बोल रही हूँ कि ठीक है, हमारी कंपनी के तुम फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स ले लेना, 1000 शेयर्स, जो भी वैल्यू उस टाइम पे चल रही होगी वो ले लेना आराम से। मैंने कहा तुम 1 करोड़ अचीव कर लोगे 31 मार्च 2026 को, तो जो भी वैल्यू 1000 शेयर्स की चल रही होगी वो ले लेना। अगर वेरिएबल है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी एफवीटीपीएल पे मेजर होगी, ठीक है। सो हम एग्जांपल पे आ जाते हैं। Limited acquire B Limited by paying PC of 50 lakhs in cash and will also pay 10 lakhs after 2 years. If profit of B Limited for the second year exceed 1 crore, fair value of contingent consideration on date of acquisition is 6,50,000. Fair value of contingent consideration at first year end is 8 lakhs. तो फेयर वैल्यू ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन में दी हुई है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, खुद कैलकुलेट नहीं करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पीसी कैलकुलेट कर लेंगे 50 लाख की, और 10 लाख भाई डेट ऑफ एक्विजिशन पे क्या चल रही है? 6,50,000 रुपये की चल रही है ना। तो ये क्या दिया जाएगी आपकी? 6,50,000 रुपये आ जाएगी, तो 56,50,000 हो जाएगा पीसी।
तो एंट्री क्या बनेगी, अगर कोई एसेट्स और लायबिलिटी का तो एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा, और टू कैश हो जाएगा। कैश कितना होगा, 50 lakhs होगा, और आपका क्या हो जाएगा, कंटिजेंट कंसिडरेशन हो जाएगा 6,50,000 का। ओके, फिर हम क्या करेंगे भाई, फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर एंड आ गया, फर्स्ट ईयर एंड आ गया तो फिर से फेयर वैल्यू आ गई, फेयर वैल्यू आ गई तो कितनी हो गई, 8 लाख रुपए। अब फिर टीपीएल में जाएगा, मतलब पीएनएल में जाएगा, तो 8 लाख माइनस 6,50,000, 1.5 लाख का डिफरेंस है ना, 1.5 लाख का डिफरेंस जो होगा। अब ये मेरी एसेट्स बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ रही है तो पीएनएल डेबिट हो जाएगा और एसेट्स क्रेडिट हो जाएगी, एसेट्स क्योंकि बढ़ रही है ना, लायबिलिटी बढ़ रही है, ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो ये 1.5 लाख से क्रेडिट और हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ये हुआ है। जनरल एंट्री में इनिशियल डेट ऑफ एक्विजिशन बिजनेस कॉम्बिनेशन एंट्री हुई, एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटी टू कैश टू प्रोविजन फॉर कंटिजेंट कंसिडरेशन अकाउंट 6,50,000। फिर फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, उसको रिवैल्यू किया गया फेयर वैल्यू को, ठीक है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंटिजेंट कंसिडरेशन हो गया है। फिर अगर हमें टारगेट अचीव हो जाता है तो क्या, और टारगेट अचीव नहीं होता है तो क्या, भाई सिंपल है, अगर हमें टारगेट अचीव हो गया है तो जो आपका प्रोविजन कंटिजेंट कंसिडरेशन का बना हुआ है वो आप पे कर दोगे, ठीक है। अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ है तो जो भी आपने कंसिडरेशन बनाया था वो आप पीएनएल में क्रेडिट कर दोगे, जो क्योंकि पीएनएल में से एक्सपेंस बुक किया था तो उसको पीएनएल में क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। देख लेते हैं हम आंसर। टारगेट व्हाट इज अचीव, प्रोविजन फॉर कंटिजेंट एक्शन डेबिट कर दोगे, ठीक है, टू कैश कर दोगे, कैश भैया 10 लाख रुपए देने पड़े हमें, 10 लाख रुपए, ठीक है। तो भाई जो डिफरेंस आएगा वो पीएनएल में तो एक्सपेंस ऑफ हो जाएगा, तो पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ हो गया। बाकी अगर टारगेट आपका प्रॉफिट अचीव नहीं होता है तो प्रोविजन फॉर कंटिजेंट कंसिडरेशन डेबिट टू पीएनएल कर दिया, मतलब अपने पीएनएल को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि पीएनएल में से डेबिट किया था तो पीएनएल को ही क्रेडिट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर आता है कंटिजेंट कंसिडरेशन पेबल टू एम्प्लॉय शेयर होल्डर ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। अगर कंटिजेंट कंसिडरेशन जो है वो हमें एम्प्लॉयज़, जो कंपनी एक्वायरिंग कंपनी उसको शेयर होल्डर को पे करने लग जाए तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि भाई आप ये सोचो कि मेरी रिलायंस, मतलब मान लो जी मैं रिलायंस कंपनी एक्वायर कर रही हूँ, ठीक है, रिलायंस कंपनी ने दे रखे हैं लोगों को शॉप, ठीक है, ये शॉप दे रखे हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको 3 साल तक तो रुकना पड़ेगा तभी आपको ये शॉप इशू होगा, तो वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, उसमें से 2 साल हो गए हैं। अब 2 साल होने के ख़त्म होने के बाद मैं आ गई रिलायंस कंपनी के पास, मैंने उसका 50% ज़्यादा का स्टेक ले लिया, है ना। तो मैंने कह दिया कि एक काम करती हूँ, रिलायंस को बोला कि भाई तुम्हारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, तुम्हें जो शॉप दिया था वो मेरे शेयर्स ले लेंगे, मेरी कंपनी के शेयर्स ले लेंगे, है ना। तो 1 साल ख़त्म होने के बाद कंपनी के शेयर्स लेंगे, 2 साल तो यहीं पे बीत गए 1 साल ख़त्म होने के बाद, तो ये केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली कंटिजेंट कंसिडरेशन जो उनको देनी पड़ेगी। ओके, तो ये है। अब कंटिजेंट कंसिडरेशन पेबल टू एम्प्लॉय शेयर होल्डर ऑफ एक्वायरिंग कंपनी इफ इट इज पेबल टू देम फॉर बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी आफ्टर एक्विजिशन। एक मिनट, ये शायद शॉप वाला नहीं है, दूसरा है, ये वाला शॉप वाला है, सॉरी माय बैड, ठीक है, ये दूसरा वाला ऑप्शन है, ये वाला शॉप वाला नहीं है, शॉप वाला नीचे का है, ये वाला डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कंटिजेंट कंसिडरेशन पेबल टू एम्प्लॉय शेयर होल्डर ऑफ एक्वायरी कंपनी, ठीक है। अब मान लीजिए रिलायंस मैंने एक्वायर कर लिया है, ठीक है, मैं गई अंबानी के पास, मैंने कहा भाई एक, ठीक है, तुम इस कंपनी में ना एम्प्लॉयड रहो, क्योंकि तुम्हारी वैसे कंपनी अच्छी चल रही है, तो तुम एक एसेट हो कंपनी के लिए, तो तुम कम से कम 3 साल तक तो टिक जाओ, 3 साल तक टिक जाओ। तो मैंने उसको बोला 3 साल तक एम्प्लॉय रहो, एम्प्लॉय, तो अब वो एम्प्लॉय मैंने बोल दिया कि एम्प्लॉय रहे, ठीक है। अब 3 साल, जब तुम 3 साल तक एम्प्लॉय रहोगे तो हम तुम्हें 1 करोड़ रुपये और ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यही बात कर रहे हैं कंटिजेंट कंसिडरेशन पेबल टू एम्प्लॉय। अगर 3 साल वो एम्प्लॉय रहता है तो बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैं उसको 1 करोड़ रुपये दे रही हूँ, है ना। तो वो क्या हो जाएगी, आपकी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से मैं उसको दे रही हूँ, तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में हो जाएगा और उसका पीसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरा केस आता है कि मैं कह रही हूँ भाई कि आपको ना, आप इस कंपनी के शेयर होल्डर बने रहो और इस कंपनी में काम करते रहो, इस कंपनी के शेयर होल्डर बने रहो, कंपनी में काम करते रहो, ठीक है। तो तुम्हें मैं 3 साल तक टिको इस कंपनी में, काम करो, लेकिन एज अ शेयर होल्डर बन के, तो मैं तुम्हें पीसी में 1 करोड़ रुपये दे दूँगी 3 साल बाद। मैंने मानी से बोला तो मानी मान गया, तो
अब वो 3 साल तक अगर टिक गया तो मैं उसको क्या दे दूँगी, पैसे दे दूँगी। तो वो लेकिन कब, शेयर होल्डर की कैपेसिटी में, तो वो पीसी का पार्ट माना जाएगा। तो ये डिस्कशन हो रहा है इसमें, पढ़ लेते हैं इसको। इफ इट इज पेबल टू देम फॉर बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी आफ्टर एक्विजिशन आल्सो, सो अमाउंट इज पेड टू रिसीव सर्विस फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर सम ईयर आफ्टर एक्विजिशन। ठीक है, इंटेंशन क्या है कि भाई कुछ सालों तक तुम काम करो, एम्प्लॉय बन के रहो इस कंपनी के, ठीक है, तब तुम्हें परचेज ये कंजेशन कंजेशन मिलेगा। तो इसलिए पीसी का पार्ट नहीं है। ये क्या होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ओवर द पीरियड रिकॉग्नाइज हो जाएगा, मतलब 3 सालों में रिकॉग्नाइज हो जाएगा ये है। लेकिन अगर ये इट इज पेबल टू देम इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, तो ये पीसी का पार्ट माना जाएगा। रिकॉर्डेड इज पीसी इन बिजनेस कॉम्बिनेशन और द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अब आता है एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, मान लीजिए कि हमारा कंपनी से रिलेटेड लीगल खर्चा आ रहा है, रेगुलेटरी फीस आ रही है, स्टैम्प ड्यूटी, प्रोफेशनल ड्यूटी, वैल्यूएशन फीस, तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, उससे पीसी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो आपका अदर देन पीसी खर्च है, उससे बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशन में पीसी पीसी मतलब जो आप उस कंपनी के ओनर को दे रहे हो, तो ये सारे खर्चे आप कंपनी के ओनर को तो दे नहीं रहे हो, तो इसलिए ये आपके पीएनएल में एक्सपेंसिव हो जाएंगे। ओके, अब आता है शॉप, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट हमने में डिस्कस करना था इस शॉप के बारे में। पीसी की कैलकुलेशन में ये शॉप लास्ट पॉइंट रह गया था। तो यहाँ पे वही वाला एग्जाम्पल आ जाएगा रिलायंस के। रिलायंस के जो एम्प्लॉय हैं उनको शॉप दे रखा है ना। 2 साल बीत चुके हैं, तीसरे साल में मैं टपक गई वहाँ पे, मतलब तीसरे साल में मैं रिलायंस वाले के पास गई भाई, मैंने कहा मेरे को 50% ज़्यादा का स्टेक मैंने एक्वायर कर लिया है ना। मैंने उससे कहा मानी से कि भाई देखो, तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको तुमने शॉप दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा कि भाई 2 साल तक, तो 2 साल हो गए, तीसरा साल मेरी कंपनी, मतलब मेरी, जब मैंने एक्वायर कर लिया तब होगा, तो मैं अपनी कंपनी के शेयर इशू कर दूंगी, मैं अपनी कंपनी के शेयर इशू कर दूंगी। ठीक है, रिलायंस से मैंने ये बोला, तो यही वाली बात हो रही है। तो इस पीरियड को, जो 2 साल बीत चुके हैं, इस पीरियड को क्या बोलते हैं, प्री कॉम्बिनेशन पीरियड, मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन से पहले का पीरियड है। और जो ये 1 साल होगा उसको बोलेंगे पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड। अब इसका एक्सपेंस तो मैं बुक नहीं कर सकती, है ना, इसका एक्सपेंस मैं बुक नहीं कर सकती, लेकिन इसके इक्विवेलेंट कम से कम पैसा तो दे सकती हूँ, है ना। बाकी ये पोस्ट कॉम्बिनेशन, इसका तो एक्सपेंस में बुक करूँगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में चला जाएगा। तो ये सब डिस्कशन हो रहा है। सो इफ एक्वायरी कंपनी रिप्लेस द एसपीपी अवार्ड, इसको एसबीपी अवार्ड भी बोलते हैं, एसबीपी रिजर्व भी बोल सकते हो। एसबीपी अवार्ड एक्वायरिंग कंपनी, इट मीन्स एक्वायरर कंपनी विल इशू इट्स ओन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो एक्वायर कंपनी, ठीक है, मान लीजिए मैं हूँ टाटा, ठीक है, मैं हूँ टाटा, तो मैं एक्वायरर बन गई क्योंकि रिलायंस के शेयर्स 50% ज़्यादा स्टेक हो गया मेरा, तो इट मीन एक्वायर कंपनी अपने खुद के शेयर्स इशू करेगी शॉप पर। तो पोर्शन ऑफ रिप्लेसमेंट अवार्ड रिलेटेड टू, दो पोर्शन होंगे, एक होता है प्री कॉम्बिनेशन जो 2 साल बीत गए वो, और एक और पोस्ट कॉम्बिनेशन जो 1 साल आने वाला है वो। तो इसको क्या कहेंगे, प्री कॉम्बिनेशन को कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ पीसी, फेयर वैल्यू ऑफ रिजर्व रिलेटेड टू प्री कॉम्बिनेशन पीरियड। तो फेयर वैल्यू आ जाएगी इसमें, कैसे कैलकुलेट होगी फेयर वैल्यू, ऐसे कैलकुलेट होगी। फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल एसपीपी अवार्ड एंड एक्विजिशन डेट, ठीक है, मान लीजिए कि ये 1 लाख रुपए है, ठीक है, कितना है आपका, 1 लाख रुपए है। वेस्टिंग पीरियड एक्सपायर्ड, वेस्टिंग पीरियड भाई 2 साल हो गए। हायर ऑफ टोटल ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड और टोटल रिवाइज वेस्टिंग पीरियड, ठीक है, टोटल वेस्टिंग ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड कितना था, 2 था, 3 था, और रिवाइज वेस्टिंग पीरियड भी 3 ही है, तो वो 2 3 ही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए नीचे पढ़ेंगे अभी इसका कि रिवाइज प्राइसिंग पीरियड और उसमें क्या डिफरेंस है, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा। इससे हम क्या निकालेंगे, 1 लाख, अगर 1 लाख आपका 3 साल में, वेस्टिंग पीरियड के 3 साल में है, और 2 साल बीत चुके हैं, तो उतनी तो आप इक्विवेलेंट वैल्यू दोगे, ठीक है, उतनी तो इक्विवेलेंट वैल्यू दोगे कंपनी के ओनर को, तो वही है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, एसेट्स लाइक टू डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैश टू एसबीपी रिजर्व। लेकिन पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड में आप जैसे आपका इंडेज 9, सॉरी, जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं शॉप को इंडेज 102 के अकॉर्डिंग, हम इसे पीएनएल में रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ऐसे इसको पीएनएल में रिकॉग्नाइज करेंगे 102 के अकॉर्डिंग, शेयर बेस्ड पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, इंडेज 102, रिकॉग्नाइज एंड एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंड पीएनएल ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, इंडेज 102। फेयर वैल्यू ऑफ रिजर्व लेडिंग टू पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, फेयर वैल्यू रिप्लेसमेंट रिवॉर्ड्स की निकालेंगे, फिर फेयर वैल्यू रेटिंग प्री कॉम्बिनेशन पीरियड, तभी तो पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड आ जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी है।
एक बार एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। सो ए लिमिटेड एक्वायर बी लिमिटेड, रिप्लेस एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी शेयर, सेटल अवार्ड फॉर बी लिमिटेड, ओरिजिनल इन्वेस्टिंग पीरियड 6 साल था, आउट ऑफ विच 2 years हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। ए लिमिटेड हैज रिड्यूस्ड, इसको मान लेते हैं रिलायंस और इसको मान लेते हैं टाटा, ठीक है। हाँ, सो ए लिमिटेड इज रिड्यूस, मतलब टाटा हैज रिड्यूस द वेस्टिंग पीरियड टू 2-3 years फ्रॉम एक्विजिशन डेट। इनसे लिमिटेड का हम इतना लंबा इंतजार नहीं कराएंगे इनको, 4 साल का। एक काम करते हैं, वेस्टिंग पीरियड को 3 साल ही कर देते हैं, है ना, 3 साल कर देते हैं 4 साल की बदली। तो ये रिवाइज हो गया। अगर ये रिवाइज नहीं होता तो फिर वो जो ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड उसे ही मान लेते हैं, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफ अवार्ड ऑन एक्विजिशन डेट, ओरिजिनल अवार्ड 600 रुपये, रिप्लेसमेंट अवार्ड 700 रुपये। ये फेयर वैल्यू निकल के आ रही है, मतलब हमारा खर्चा निकल के आ रहा है बेसिकली। तो सोल्यूशन क्या होगा, पहले प्री कॉम्बिनेशन पीरियड निकालेंगे, ठीक है। प्री कॉम्बिनेशन पीरियड निकालेंगे तो प्री कॉम्बिनेशन पीरियड में क्या होगा, आपकी जो ओरिजिनल है और जो रिवाइज है वो आ जाएंगे, है ना। तो 600 रिवाइज वाला कौन सा हायर है इसमें, आपका 6 साल हायर है या आपका 6 साल हायर है, या आपका कितना हायर है, 5 साल हायर है। तो डेफिनेटली हमारा 6 साल हायर है ना, हमारा 6 साल हायर है। तो 6 साल डिवाइड बाई 600 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना जाएगा भाई, 2 साल हो गए ना। तो 600 डिवाइड बाई 6, 100, 200 रुपये रिप्लेसमेंट अवार्ड आ जाएगा प्री कॉम्बिनेशन पीरियड का। यही हो रहा है, यही हो रहा है, ठीक है। पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड में क्या आएगा, पोस्ट कॉम्बिनेशन में रिप्लेसमेंट अवार्ड हो गया, फेयर वैल्यू फिर से हमने देखी, ठीक है। तो भाई कॉस्ट बढ़ गई इसकी, तो 700 डिवाइड बाय 700 और प्री कॉम्बिनेशन पीरियड कितने निकलेगा, 200। तो 700 माइनस 200, 500 रुपये प्री पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल ओरिजिनल पीरियड कितना था, 6 साल, रिवाइज कितना हो गया, 5 साल। तो हायर ऑफ, ये आ गया आंसर, ठीक है। चलिए एंट्री क्या बनेगी, कुछ नहीं, एसबीपी रिजर्व 2 हो जाएगा। इसमें तो क्या हो जाएगा, आपका क्या लग जाएगा, एसबीपी रिजर्व आप क्रेडिट कर दोगे बस, और कुछ नहीं करोगे इस अमाउंट से, ओके। और इसमें क्या करोगे आप, इंडियस 102 लगाओगे शेयर बेस्ड पेमेंट का, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर दोगे, ओके। तो ये बोल रहा है, ये जनरल एंट्री रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड में यही वाली होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू एसबीपी रिजर्व अकाउंट, ओके। फिर आते हैं, इसमें ये बोल रहा है नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड्स। नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड्स के केस में क्या, इफ एक्वायरी कंपनी डजंट रिप्लेस एसबीपी अवार्ड्स ऑफ एक्वायरी कंपनी। अगर एक्वायरर कंपनी, मतलब मान लीजिए मैं हूँ टाटा, ठीक है, मैं एक्वायरी कंपनी का एसबीपी अवार्ड रिप्लेस ही नहीं कर रही हूँ। इट मीन्स एक्वायरी कंपनी जो होगी वो इशू इट्स ओन शेयर्स। मैंने कह दिया भाई मैं शेयर्स इशू नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तुम्हें करना है तुम करो, मैं नहीं कर रही। रिलायंस वाले से बोल दिया भाई कि आप अपने शेयर इशू करो, मैं नहीं कर रही स्टॉक वगैरह इशू। तो इस केस में एक्वायरी कंपनी क्या करी, खुद के शेयर इशू कर रही है मेच्योरिटी ऑफ स्टॉक पे। तो पोर्शन ऑफ नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड रिलेटेड टू प्री कॉम्बिनेशन पीरियड, पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड, ओके। तो प्री कॉम्बिनेशन पीरियड क्या होगा, कंसिडर बाय नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, फेयर वैल्यू ऑफ ESOP लीडिंग टू कॉम्बिनेशन पीरियड कैलकुलेटेड एक्जैक्टली सेम एज इन रिप्लेसमेंट अवार्ड। तो फेयर वैल्यू ESOP वैसी कैलकुलेट होगी जैसे कि आपके रिप्लेसमेंट अवार्ड में आती है। जनरल एंट्री क्या होगी, एसेट डेबिट टू लायबिलिटी, डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट टू एनसीए अकाउंट, एसबीपी, ठीक है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड में क्या होगा, आपकी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर दोगे वो रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड इंडिया 102, बट एनसीएल विल बी क्रेडिटेड टू एसबीपी रिजर्व, क्योंकि वो एनसीआई का पार्ट है, ठीक है, वो एनसीआई का पार्ट है। एसबीपी रिजर्व नहीं बनाएंगे हम लोग, क्योंकि हम दे ही नहीं रहे इक्विटी शेयर्स, एसबीपी रिजर्व किस बात के। तो फेयर वैल्यू ऑफ ESOP लीडिंग टू पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड विच कैलकुलेट एक्जैक्टली सेम इज रिप्लेसमेंट अवार्ड। जनरल एंट्री इन द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू एनसीआई हो जाएगी, ओके। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। इस वाले जो ये है, एक मिनट, ये वाला जो आपका नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड है अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो नीचे के पढ़ लेते क्या लिखा है। इस केस में एक्वायरी कंपनी को प्री कॉम्बिनेशन पीरियड का ESOP का एक्सपेंस रिकॉर्ड करने को नहीं मिलेगा, पर फिर भी एक्वायर कंपनी को ESOP में शेयर इशू करके देने हैं, ठीक है। तो मतलब प्री कॉम्बिनेशन पीरियड में हम एसबीपी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है ही नहीं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम उसको पैसे दे सकते हैं, जो उसको ओनर है कि हम पैसे दे रहे हैं इसके, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम इशू करेंगे, तो तुम ले लो,
क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप इशू ऑफ करते तो आप अपने एक्सपेंस बुक कर रहे होते ना, ठीक है? तो आप अपने रिज़र्व बना रहे होते तो वो रिज़र्व हमें दे दो, उसके बदले हम पैसे देने को तैयार हैं। हम अपनी ठीक है, हम अपनी इक्विटी शेयर इशू कर देंगे। इसलिए प्री कॉम्बिनेशन पीरियड से रिलेटेड फेयर वैल्यू ऑफ ESOP को पीसी का पोस्ट पार्ट कंसिडर करेगी। एक्वायरिंग कंपनी एज्यूमिंग एक्वायरिंग कंपनी ने प्री कॉम्बिनेशन पीरियड के ESOP का पैसा एक्वायर कंपनी को दिया हो, ओके, एक्वायरिंग कंपनी को दिया हो। बाकी पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड का ESOP एक्सपेंस, पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड का जो भी ESOP एक्सपेंस होगा वो एक्वायरर कंपनी इंड AS 102 के अकॉर्डिंग नॉर्मली बुक करता रहेगा। इस केस में एक्वायरिंग कंपनी को ही ESOP में शेयर इशू करने होंगे, ठीक है, मतलब रिलायंस को करने होंगे। इस वजह से एक्वायरिंग कंपनी में हमारा एक्वायरर कंपनी का स्टेक कम हो जाएगा, क्योंकि वो इशू कर देगी ना, एक्वायरिंग कंपनी रिलायंस शेयर इशू कर देगी, तो डाइल्यूट हो जाएगा स्टेक हमारा, ठीक है। NCI का स्टेक बढ़ जाएगा डेफिनेटली, नए शेयर इशू होंगे तो NCI का तो बढ़ेगा ही, है ना। तो फ्रेंड्स अभी इतना ही, बाकी हम आगे विद इंक्लूडिंग दिस नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड, ये हम आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।